दिस क्लासेस कैसे हो गाइज आप सभी फ्रेंड्स। हम यहाँ कर रहे हैं DT+B स्पेशल क्लास है ये, और ऑल TGT PGT एग्जाम सभी जो स्टेट्स में होते हैं, RPSC हो BPSC हो, कहीं का भी TGT एग्जाम आप दे रहे हैं या PGT दे रहे हैं तो बिल्कुल ये हेल्पफुल वीडियो आपके लिए रहने वाला है। और DT+SB स्पेशल है, बिल्कुल आपको सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे गाइज, आपको ढूंढने से भी कहीं ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास क्वेश्चन है। तो चलिए जुड़ जाइए मेरे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले चैनल को अगर आप बने रहना चाहते हैं मेरे साथ, और देखते हैं क्या खास है आज के सेशन में हमारे पास। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा स्क्रीन पर। टू हुम मिल्टन अबाउट मिल्टन से, ठीक है, टू हुम मिल्टन अबाउट किसके बारे में मिल्टन कहते हैं। हुज ऑर्ब थ्रू ऑप्टिक ग्लास द टस्कन आर्टिस्ट व्यूज एट इवनिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ फेजोल और इन वेल्डर्नो टू डिस्क्राइब न्यू लैंड्स। बताइए। तो गैलीलियो गैलीली, ये जो दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ये पहला ऑप्शन जो है हमारा गैलीलियो गैलीली है। निकोलस कोपरनिकस है, इसाक न्यूटन और जोहन्नस कैल्पर। तो देखिए ये आपको ये तो पता है कि पैराडाइज लॉस्ट में जो जिक्र किया है किसका किया है इन्होंने, मिल्टन ने, तो गैलीलियो का जिक्र किया है। ये आपको डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि पता होगा। बट गाइज यहाँ पे DT+SB में बहुत डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा डीप लेवल होता है इसका। TGT PGT से जो हमारे यूपी के होते हैं तो उससे थोड़ा सा डीप जाते हैं इसमें क्वेश्चन। तो डीप जाने की वजह से ही ये आपका ये जो लाइन बोली गई है यहाँ पे, ये इन्होंने गैलीलियो पैराडाइज लॉस्ट के अंदर गैलीलियो गैलीली के लिए बोली है, ठीक है। मिल्टन रोट मेंसस बिफोर ही लेफ्ट नेपल्स आ लैटिन ट्रिब्यूट इन वर्स टू द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड मैन। किसके लिए इन्होंने मेंसस लिखा है और नेपल्स को लेफ्ट करने से पहले लैटिन ट्रिब्यूट है ये, तो कौन सा है ये, ल्यूकस हिलेस्टीनियस, जियोवानी बटिस्टा को, या फिर एलेजेंड्रो चेरुबिनी को, या फिर शेरुबिनी, जो भी आप इसको पढ़ें, और गियानी सलजिली। बताइए किसका यहाँ पे सही आंसर आपका बनने वाला है। तो देखिए इसकी अगर सेकंड क्वेश्चन की बात हम करें तो ये आपका बी ऑप्शन है, यानी कि जियोवानी बैटिस्टा जो हैं यही इसी को जो है इन्होंने लैटिन ट्रिब्यूट मेंसस दिया है। ओके चलिए। इन जुलाई विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी रॉबर्ट बैटन द इंपेरियलिस्ट एंड आइडियलिस्ट इंटेंड्स टू इम्प्लीमेंट हिज कूली लेबर स्कीम टू प्रोवाइड एन आउटलेट टू द कंजेस्टेड पॉपुलेशन ऑफ इंग्लैंड। बताइए क्या इसका आंसर है। द फॉरेस्ट, अ फैमिली मैन, लॉयल्टीज, या फिर विंडोज। बताइए इन विच प्ले, किस प्ले के अंदर रॉबर्ट फ्रॉस्ट गाल्सवर्दी ने, है ना, किस प्ले के अंदर गाल्सवर्दी का प्ले की बात हो रही है। रॉबर्ट बैटन द इंपेरियलिस्ट है, आइडियलिस्ट है, इंटेंड्स टू इम्प्लीमेंट हिज कूली लेबर, अपना कूली लेबर इंप्लीमेंट किया है, स्कीम को इंप्लीमेंट किया है, टू प्रोवाइड एन आउटलेट, एक आउटलेट देने के लिए, टू द कंजेस्टेड पॉपुलेशन ऑफ इंग्लैंड। बताइए क्या होगा इसमें इसका आंसर। तो बिल्कुल डेफिनेटली गाइज, तो यहाँ आप का इसका आंसर हो जाएगा द फॉरेस्ट, ए ऑप्शन पे आप जाएंगे। विच सोनेट वॉज रिटन बाय वर्ड्सवर्थ ऑन हिज वे टू फ्रांस ऑन जुलाई 31, 1812 में जब ये फ्रांस की ट्रेवल कर रहे थे वर्ड्सवर्थ, तो इन्होंने कौन सी रास्ते में इन्होंने एक पोएम लिख डाली थी, तो सोनेट लिख डाली थी इन्होंने। तो क्या है ये, और इसमें जो है अर्थ का ग्लोरिफिकेशन दिया गया है इस पोएम के अंदर। तो देखिए कितने डीप क्वेश्चन वर्ड्सवर्थ आ चुके हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे DT+SB में। ऐसा नहीं है कि सारे ऐसे होंगे, है ना, आपके बहुत कॉमन क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, सब तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, और लेकिन थोड़े से ना डीप क्वेश्चन भी आपको वहां पर मिलेंगे जैसे मैं आपको दे रही हूँ। ओके तो यहाँ पे लाइंस कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, यही आपका इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट। वर्ड्सवर्थ सोनेट डेडिकेटेड टू लाइब्रेरी एंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम टू ग्रुप्स, ठीक है, लाइब्रेरी और इंडिपेंडेंस, जो ये दो पोएम्स हैं इनकी, तो ये दो ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो द फर्स्ट जो 26 सोनेट्स का ग्रुप है दैट वर रिटन मोस्टली बिटवीन, कब लिखा गया था इसको, तो ये पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, 1802 से 1807 के बीच में, है ना। और एक और है 1807 से 1822, जो सेकंड वाला है, ये भी आप जान लीजिए यहीं पर, इसी के साथ आपको बता देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये तो पहले वाले की बात हो गई है, लेकिन जो दूसरे वाला था उसमें 42 सोनेट हैं, इसमें 26 हैं, जो दूसरे वाला है उसमें 42 सोनेट है, और लिखा कब गया था वो 1807 से 1822 के बीच की, ठीक है, बात हम उसमें करेंगे। तो एक में ही दो क्वेश्चन आपके हो गए हैं रेडी।
इन व्यूज ऑफ टी.एस. इलियट द बार्ड शेक्सपियर को कहा जाता है। तो ग्रेटेस्ट ट्रेजिक अचीवमेंट वर एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, और इसके साथ साथ और किसे बोला इन्होंने, कॉरियोलेनस, हैमलेट, मैकबेथ या फिर किंग लियर। देखिए इन्होंने यहाँ बात की है कॉरियोलेनस की, क्योंकि आपको पता भी होगा बहुत लोग कहते हैं कि मैकबेथ जो है इनका आर्टिस्टिक सक्सेस है, बट इन्होंने जो टी.एस. इलियट ने आर्टिस्टिक सक्सेस जो माना है वो माना है कोरियोलेनस को, और आर्टिस्टिक फेलर तो आपको पता ही है हैमलेट को माना है ना, हैमलेट एंड इज प्रॉब्लम्स के अंदर। इन गाल्सवर्दीज प्ले अ लिटिल ड्रीम द माउंटेन द वाइन हॉर्न स्टैंड्स फॉर, ठीक है, जो द माउंटेन में जो द वाइन हॉर्न है ये किसके लिए, अ लिटिल ड्रीम नाम का इनका एक प्ले है, तो इसमें जो माउंटेन द वाइन हॉर्न किसके लिए इसको स्टैंड किया गया है यहाँ पर, द माउंटेन लाइफ के लिए, द टाउन लाइफ, द लाइफ इन वाटर, द लाइफ इन एयर। तो यहाँ पहला ही ऑप्शन है, आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं, माउंटेन की बात हो रही है, द वाइन हॉर्न की बात हो रही है, तो बिल्कुल आप इसको माउंटेन लाइफ से अटैच कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाल्सवर्दी पोर्ट्रेज लॉयल एंड डिवोटेड व्यूज थ्रू द कैरेक्टर ऑफ लेडी विलियम ड्रमोंडी इन, कौन से अपने नॉवल के अंदर इन्होंने गाल्सवर्दी ने एक लॉयल और डिवोटेड वाइब्स पत्नियों का जिक्र किया है, किस करेक्टर के थ्रू, लेडी विलियम ड्रमोंडी। तो हॉलमार्क्ड है, डिफेट है, द सनसाइन है या फिर फाउंडेशंस है, तो ये आपका बनेगा ऑप्शन डी, यानी कि फाउंडेशंस में इन्होंने इस बात का जिक्र किया है। हु रोट द वर्क्स, ये वर्क्स हैं, 3 वर्क्स मैं आपको दे रही हूँ, आपको बताना है किसने लिखे हैं। एपोलॉजी फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1798 में, ऑफ द कैथोलिक रिलीफ बिल 1829 में, 2 एड्रेसेस टू द फ्री होल्डर्स ऑफ वेस्टमोरलैंड तो 1818 में। तो ये तीनों के तीनों वर्क्स विलियम वर्ड्सवर्थ के हैं, बिल्कुल डाउट इसमें नहीं है। इसमें बताना है द मीटिंग स्टॉप्ड विद अ नोट ऑफ थैंक्स, क्लोज्ड विद अ नोट ऑफ थैंक्स, फिनिश्ड या फिर कॉन्क्लूडेड। देखिए कॉन्क्लूजन पे किसी भी कोई भी मीटिंग कर रहे हैं, कोई भी बात हम कर रहे हैं, तो लास्ट में अगर हम कहीं पहुंचते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग कॉन्क्लूजन, ठीक है। तो कॉन्क्लूडेड आप यहाँ पे लगा सकते हैं, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। The museum's collection includes artifacts. The museum's collection includes artifacts dated back to prehistoric times. क्या इसमें कोई इम्प्रूवमेंट करना है आपको जो डेटेड बैक है, या फिर नहीं करना है, बताइए, नो इम्प्रूवमेंट आएगा। तो द म्यूजियम्स कलेक्शन इंक्लूडिंग आर्टिफैक्ट्स डेटेड बैक नहीं गाइज, डेटिंग बैक, क्या हो जाएगा, डेटिंग बैक। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ही सेड, उसने कहा, लेट द शो बिगिंस। तो देखिए लेट द शो बिगिंस, यहाँ पे SEIS का कोई मतलब नहीं है, प्रेजेंट इंडेफ थोड़ी ना है हमारे पास, तो लेट के साथ शो हमारी ये हो गई और बिगिन हमारा खाली आएगा, यानी कि लेट द शो बिगिन, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, नो प्रॉब्लम। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है इंजीनियस की, इंजीनियस की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, तो इंजीनियस की करेक्ट स्पेलिंग होती है बी, यानी कि INGENIOUS, इंजीनियस हो जाएगा। करेक्ट स्पेलिंग देनी है प्लेगियरिस्ट की, देखिए काफ़ी सारी स्पेलिंग्स हैं, लेकिन प्लेगियरिस्ट की होती है PLAGIARIST, तो ये हमें सी ऑप्शन में मिल रहा है, तो यही हमारा करेक्ट है। अ मूवमेंट इन अमेरिकन लिटरेरी एंड क्रिटिकल सर्कल विच फ्लोरिस्ड बिटवीन 1915 से 1933 के बीच एक अमेरिकन मूवमेंट आया था, फ्लोरिश किया उसने काफ़ी इस टाइम पीरियड में, तो वो क्या था, न्यू जर्नलिज्म था, न्यू ह्यूमनिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म, साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म। तो देखिए ये बहुत खास एक मूवमेंट था, और ये इसका जिक्र करें हम तो ये आपका बन जाएगा, आई थिंक इट विल बी न्यू ह्यूमनिज्म, ठीक है, न्यू ह्यूमनिज्म हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के, ओके। अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पर, यस गाइज, एक चीज़ और है हमारे पास इसमें बताने के लिए। अच्छा ये इसके कौन है जिन्होंने इसको इतना ज़्यादा फ्लॉरिश किया है, जिसने इस टर्म को कॉइन किया है, ये कह सकते हैं आप, तो वो कौन है, इसकी भी बात हमें करनी चाहिए यहाँ पे। तो ये आपका हो जाएगा आई थिंक, इसमें इसकी बात अगर हम करें 15 से 33 के बीच आया था ये, ठीक है। तो यहाँ पे इरविंग बैबिट, इसके सबसे ज़्यादा जो आप कह सकते हैं वो इरविंग, BABBIT, इरविंग बैबिट हो जाएगा, ओके। इरविंग बैबिट, पाउल एल्मर, PAUL, पाउल एल्मर, ठीक, पाउल एल्मर हो जाएगा। और एक और है नॉर्मैन फोस्टर, ठीक है, नॉर्मैन फोस्टर, नॉर्मैन
फोस्टर। ओके, ऐसे आप याद रख लेंगे। नॉर्मन फोस्टर, इरविंग बैबिट सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, और पॉल एल्मर, ये तीनों आप याद रखें किसके लिए, न्यू ह्यूमनिज्म के लिए। द नेटिव ह्यू ऑफ रिजोल्यूशंस इज कॉल्ड और विद द पेल कास्ट ऑफ टुनाइट हु अटर्स इन हैमलेट। हैमलेट में ये लाइन किसने बोली है, होरेशियो ने, पोलोनियस ने, हैमलेट ने, या फिर नन। द नेटिव ह्यू ऑफ रिजोल्यूशंस इज कॉल्ड और विद द पेल कास्ट ऑफ टुनाइट, तो ये हैमलेट ने बोला है, सी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। Who amongst the following has been called by Dowden as a smaller, shriller, fiercer, more eager piece of malice? किसको कहा है डाउडन ने, स्मॉलर, श्रीलर, फियर्सर, मोर ईगर और पीस ऑफ मैलिस? तो ये बात जो हो रही है यहाँ पे आई थिंक गॉन्ड्रिल, बी ऑप्शन, ठीक है, गॉन्ड्रिल। 3 बेटी थी ना किंग लियर की, रीगन, गॉन्ड्रिल और कॉर्डेलिया। रीगन सबसे बड़ी थी, सेकंड नंबर पे गॉन्ड्रिल थी, और फिर थर्ड नंबर पे जो कॉर्डेलिया थी वो तो इनोसेंट थी, पता है आपको, अगर जिसने प्ले देखा है, मैंने डाला भी हुआ है, अगर आपने नहीं सुना ना अब तक तो बिल्कुल आप मेरे चैनल पे जाइए, हैमलेट सर्च कीजिए, आपको पूरा प्ले यहाँ पे मिल जाएगा। काफ़ी सारे जो मतलब ये ड्रामाज हैं शेक्सपियर के मैंने डाले हुए हैं, गाल्सवर्दी के भी डाले हुए हैं, अगर कोई आप पढ़ना चाहते हैं तो मिल जाएंगे आपको मेरे चैनल पे पुरानी वीडियोज़ में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा गॉन्ड्रिल, है ना, गॉन्ड्रिल के बारे में, गॉन्ड्रिल नहीं, सॉरी गाइस, सॉरी रियली सॉरी, रीगन, है ना, ये जो रीगन थी ना ये ज़्यादा खतरनाक थी, ठीक है। चलिए, द टायरेनी ऑफ द ओपन नाइट्स टू रफ फॉर नेचर टू एंड्योर, हु अटर्स दीज वर्ड्स इन किंग लियर? किंग लियर में ये वर्ड्स किसने बोले हैं? द टायरेनी ऑफ द ओपन नाइट्स टू रफ फॉर नेचर टू एंड्योर, याद कीजिए इस लाइन को, और याद रखिए इंपॉर्टेंट लाइन है बहुत ज़्यादा, ये कैंट ने कही है, ठीक है, कैंट ने कही है, जो कि किंग लियर के साथ रहा, वो मतलब देख रेख करता रहा आखिरी टाइम तक भी उसकी। Of all Shakespeare's tragedies, I would answer not even excepting King Lear, Othello is the most painfully exciting and most terrible। मतलब किंग लियर को छोड़ करके उनके सारे जो ये ट्रेजेडी थी उनमें किंग लियर को छोड़ करके जो ओथेलो है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट पेनफुल और एक्साइटिंग इनको लगी और मोस्ट टेरिबल लगी। तो हु मेड दिस कमेंट, किसने कहा ऐसा? वाल्टर रेले, जॉर्ज सेंसबरी, AC ब्रैडले। तो ये AC ब्रैडले शेक्सपियर ट्रेजेडीज भी इन्होंने लिखी है ना, पता है आपको, शेक्सपियर ट्रेजेडीज जो है कब लिखी हैं? 1904 में शायद इन्होंने। चलिए, अ टर्म इन्वेंटेड बाय रशियन नॉवलिस्ट इवान टर्जनव। इवान टर्जनव ने एक रशियन नॉवलिस्ट हैं ये, इन्होंने एक टर्म इन्वेंट किया है अपने नॉवल में। कौन सा नॉवल है? फादर्स एंड सन्स में, जो कि 1862 में आया था। इन्होंने इसमें एक टर्म कॉइन किया है दैट डिनोट्स अ रेडिकल एटीट्यूड। इसका एटीट्यूड कैसा है? काफ़ी रेडिकल है। तो निहिलिज्म है ये, एनिहिलिज्म है, इन्यूएंडो है, नाइबेलुंग्स एंस्ट्रोफी है, बताइए। तो ये निहिलिज्म है, ए ऑप्शन पे जाइए बिल्कुल। इसे इवान टर्जनव से इसको जो आप रिलेट कर लीजिए, और 1862 फादर एंड सन्स से। ओके, ऐसे आप याद रखिए इसको। Whom does Hermia's father want her to marry in Midsummer Night's Dream? अगर आपने Midsummer Night's Dream पढ़ी है तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हर्मिया के पिता उससे किससे उसकी शादी कराना चाहते थे, तो डिमेट्रियस हो जाएगा, है ना। और जबकि वो प्यार किससे से करती थी? लिजेंडर से करती थी, लेकिन वो किससे कराना चाहते थे? डिमेट्रियस से कराना चाहते थे उसकी शादी। Who among the young Athenians in Midsummer Night's Dream is first affected by the love potion? जो लव पोशन था उसमें जो रस होता है, फूल का रस होता है ये, तो इसमें जो जिसकी आंख में डाल दिया जाता है तो सामने जो भी दिखता है वो उसी के प्रेम में पड़ जाता है। तो ये सबसे पहले किसको अफेक्ट किया इसने? तो यहाँ पे आप सबसे पहले इसको किसने अफेक्ट किया? तो ये लिजेंडर को किया था सबसे पहले। किसको किया था? लिजेंडर को, राइट। Who has called Bacon as the wisest, brightest and meanest of mankind? बैकन को ऐसा किसने बोला? ये तो बहुत फेवरेट लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने इसको आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, सच में। ये नहीं अभी जो आया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है जो बता रही हूँ, बट यहाँ आपका हो जाएगा ये वाला, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहा था पोप ने, अलेक्जेंडर पोप ने कहा था इनके बारे में, बैकन के बारे में, द वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। An idealized concept of uncivilized man who symbolizes the innate goodness of one not exposed to the corrupting influence of civilization. इसको क्या कहा जाएगा? किसको? An
आइडियलाइज्ड कॉन्सेप्ट जो कि अनसिविलाइज्ड मैन का होता है, हु सिम्बोलाइजेज जो सिम्बोलाइज करता है द इन्नेट गुडनेस ऑफ वन, है ना, किसी की इन्नेट गुडनेस। इन्नेट गुडनेस कैसी होती है? जो जन्म के साथ किसी व्यक्ति को मिलती है उसको इन्नेट कहते हैं, जन्मजात को इन्नेट कहते हैं, ठीक है। और वन नॉट एक्सपोज टू द करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सिविलाइजेशन, है ना, कोई एक्सपोज नहीं कर पाता है वो अपनी उस अच्छाई को करप्टिंग समाज में रह करके। तो नोबल सेवेज कहते हैं उसको, नोम डे प्लम, मतलब वो यूज़ नहीं कर पाता, अंदर से वो अच्छा है बट वो जो बाहरी जो उसको एटमोसफेयर मिल रहा है, ये करप्टिंग जो सोसाइटी उसको मिल रही है, तो वो भूल जाता है उसको, या फिर अप्लाई ही नहीं करता है उसको, वो औरों की तरह ही बन जाता है। तो इसको क्या कहेंगे आप? इसको कहते हैं नोबल सेवेज। कहीं देखा है ये टर्म आपने? नहीं देखा ना? तो बिल्कुल जो चीज़ नहीं देखी है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। लाइक शेयर वीडियो को ज़रूर कर दीजिए और आगे बढ़िएगा इस, ठीक है। कीप हिम एट आर्म्स लेंथ लीस्ट यू मे नॉट रिपेंट इन द लॉन्ग रन, नो एरर। क्या होगा इसमें? तो देखिए इसमें एरर जो है वो आपका आई थिंक होना चाहिए कीप हिम एट आर्म्स लेंथ, ठीक है, ये तो ठीक है, आर्म्स लेंथ होता है। लीस्ट यू मे नॉट रिपेंट, ये भी ठीक है। इन द लॉन्ग रन, द लॉन्ग रन की कोई ज़रूरत नहीं है, इन अ लॉन्ग रन होना चाहिए, इन अ लॉन्ग रन होना चाहिए, द की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। वट काइंड ऑफ एनिमल इज़ द कुकू, तो द कुकू क्या होता है गाइस? द कुकू क्या होता है ना? इज़ कुकू होना चाहिए ना, कुकू, क्योंकि नाउन ये कॉमन ना, क्या कहते हैं इसको, हाँ, द कुकू। व्हाट काइंड ऑफ एनिमल, किस प्रकार का एनिमल है कुकू, है ना, यही तो है, इज कुकू, कुकू हो जाएगा सीधा, द की जरूरत नहीं है यहाँ पे। यू वर द लास्ट पर्सन टू लीव द हॉल, वरंट यू, नो एरर। बताइए, यू वर द लास्ट पर्सन, इसमें कोई एरर नहीं है। देखिए ऐसे में आप देखेंगे कि क्वेश्चन टैग में एरर मिल सकता था आपको, है ना, और कहीं तो गुंजाइश नहीं है इसमें। अगर वो एरर देंगे ना क्वेश्चन टैग का, अगर वो आपको एरर दे रहे तो डेफिनेटली आपको बिल्कुल क्वेश्चन टैग में ही एरर ढूंढना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग में कोई एरर नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस का नेगेटिव होता है और वर है तो वर यहाँ पे आ ही रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। Remains dash castles from a substantial part of a city's both historical and cultural richness। बताइए, similar castles, also, remains also castles, as castles या फिर like castles, क्या होगा इसके अंदर? इसका आंसर क्या बनने वाला है यहाँ पर? बढ़िया क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। आंसर इसका क्या बनेगा? एक सेकेंड गाइज, मैं ज़रा देख लूँ क्या बनना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। आई होप यहाँ पे आप अगर बनाएंगे डी ऑप्शन, लाइक, है ना, लाइक, ये मुझे करेक्ट लग रहा है, क्योंकि रिमेन्स लाइक कासल्स, है ना, बचे हुए, रिमेन ऐसे बचे हुए जो कासल्स हैं फ्रॉम अ सब्सटेंशियल, ठीक है, वही होते हैं किसी भी बोथ हिस्टोरिकल और कल्चरल रिचनेस को, वही तो प्रूव दिखाते हैं ना, वो एक पार्ट होते हैं जो बचे हुए, एक लाइक कासल्स होते हैं जो बचे हुए किले वगैरह होते हैं उस टाइम के, वही तो दिखा टाइम जो कल्चर और रिचनेस रही होगी हिस्टोरिकल की, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसके अंदर। रमेश विल टेक जॉन इन द फाइनल, बताइए, ऑन जॉन, अंडर जॉन, अपॉन या विद जॉन? रमेश विल टेक विद जॉन इन द फाइनल। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ आपका बन जाना चाहिए आई थिंक ए ऑप्शन, है ना, ऑन, विल टेक ऑन होगा, टेक ऑन जॉन इन द फाइनल। टेक ऑन होता है जैसे फाइनल में जिसके साथ हमारी फाइट, कोई भी अगर हम गेम हमारा चल रहा है तो फाइनल में वो जिसके साथ होता है वहाँ पे टेक ऑन कर सकते हैं। तो सी एनी नॉलेज ऑफ योर वेयर अबाउट्स, रिजेक्ट्स, डिनाइज, रिफ्यूजेस, डिक्टेट्स। बताइए क्या होगा यहाँ पर? बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, इसमें गाइस कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ये यहाँ पे आपका बन सकता है आई थिंक बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डिनाइज, बी ऑप्शन करेक्ट है, डिनाइज यहाँ पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये नहीं गाइज, ये तो हो गया था, सॉरी, हाँ ये था हमारा ना, डिनाइज, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो सी डिनाइज एनी नॉलेज ऑफ योर वेयर अबाउट्स, ठीक है, उसने मना कर दिया किसी भी नॉलेज का, तुम्हारी वेयर अबाउट्स के बारे में कोई भी नॉलेज उसको नहीं है, उसने मना कर दिया। तो यही हो जाएगा इसका, ठीक है गाइस। चलिए यही थे हमारे आज के क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन अगर आप पाना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़िए मेरे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कर दीजिए चैनल को, ताकि सभी लोगों के पास वीडियो पहुँच। बिल्कुल क्वेश्चन देने वाली हूँ आपको। बाय बाय गाइस, टेक केयर, पढ़ते रहिए।